मैं सुई सुतार अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने समास और कारक के बारे में पढ़ा और इस वीडियो में हम आपको संधि के बारे में बताएंगे। संधि क्या होती है? हिंदी में संधि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। दो वर्णों का जहाँ मेल होता है उसको ही संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो या देखिए इसकी परिभाषा देखिए, हिंदी भाषा में दो या अधिक वर्णों के पास पास आने के परिणाम स्वरूप जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि शब्द सम प्लस धी से बनता है जिसका शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है। संधि शब्द का विलोम शब्द विग्रह या विच्छेद होता है। यदि दो वर्णों के पास पास आने से विकार उत्पन्न नहीं हो तो उसे संधि नहीं संयोग कहते हैं। दो वर्ण यदि पास में आ जाए और उनमें विकार उत्पन्न नहीं हो तो वह संयोग कहलाता है। जब उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है तो वह संधि कहलाता है। संधि में दो या अधिक वर्णों का योग 6 प्रकार से हो सकता है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि संधि 6 प्रकार की होती है। स्वर प्लस स्वर स्वर संधि, स्वर प्लस व्यंजन व्यंजन संधि, व्यंजन प्लस स्वर व्यंजन संधि, व्यंजन प्लस व्यंजन व्यंजन संधि, विसर्ग प्लस स्वर विसर्ग संधि और विसर्ग प्लस व्यंजन विसर्ग संधि। अब देखिए संधि के उदाहरण देखिए, जैसे स प्लस अवधान। अब इसमें स और अ के मेल से उस आ बन गया है, इसलिए यह संधि हो गई है, संयोग नहीं है। स प्लस अवधान सावधान, यो सौभाग्य प्लस आकांक्षिणी सौभाग्य आकांक्षिणी, आत्मा प्लस आनंद आत्मानंद, चिकित्सा प्लस आलय चिकित्सालय, कृपा प्लस आकांक्षी कृपा आकांक्षी, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, ज्ञान प्लस उदय ज्ञानोदय, देव प्लस ऋषि देव ऋषि, वधु प्लस आगमन वध्यागमन। इसमें विकार उत्पन्न हो गया इसलिए संधि है। अब संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम लेंगे स्वर संधि। स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। यानी स्वर के साथ स्वर मिल जाए, ये भी आपको एक बात ध्यान देनी होगी। यह बहुत संधि जो है याद भी आसानी से होती है और नहीं भी होती है। क्यों? क्योंकि याद आसानी से ही होती है, अगर आपको इसको समझोगे और एक बार याद कर लोगे तो आप उम्र भर भूलोगे नहीं कभी भी। और यदि आपने अच्छी तरह से याद नहीं किया तो आप बार बार पढ़ो, ध्यान लगा के याद नहीं किया तो बार बार पढ़ोगे तो भी आपको याद नहीं होगी। इसलिए संधि पढ़ते समय थोड़ा सा ध्यान को केंद्रित कीजिए और जो भी आपको नियम दिए गए हैं इन नियमों को ध्यान से पढ़िए और एक बार याद कर लीजिए, फिर आपको संधि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। यानी स्वर के साथ पहला पद भी स्वर होना चाहिए वर्ण और दूसरा भी पहले का अंतिम वर्ण और दूसरे का प्रथम वर्ण, दोनों स्वर होते होंगे। अगर स्वर होंगे तो वह स्वर संधि कहलाएगी। हिंदी में अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ कुल 11 स्वर होते हैं। स्वरों के पास पास आने से होने वाला विकार 5 तरह से होता है। इसी आधार पर स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यंध संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। सबसे पहले हम लेंगे दीर्घ संधि को। दीर्घ यानी अ आ या ई या उ में से कोई भी स्वर अपने सजाते स्वर से जुड़ेंगे तो बनने वाला स्वर सदैव दीर्घ स्वर होगा। यानी अ अपने स्वर है, आ स्वर है, या स्वर है, यदि अपने सजाते स्वर से जुड़ जाएंगे तो हमेशा दीर्घ स्वर बनेगा। सजाते स्वरों का यह योग निम्नलिखित तरीके से हो सकता है। देखिए दीर्घ स्वर अ प्लस आ हो जाए, अपने सजाते हैं ये सब आप ध्यान रखिए। देखिए इस टेबल में सब लोग देखिए, यह सब एक जैसा सजातीय शब्द हैं। अ प्लस आ प्लस आ प्लस आ, अ प्लस आ, ई प्लस ई,
देखिए छोटी ई और बड़ी ई दोनों छोटी ई और छोटी ई दोनों मिलती है तो बड़ी ई बन जाती है। बड़ी ई और छोटी ई मिलती है तो भी बड़ी ई बन जाती है। छोटी ई और बड़ी ई मिलती है तो भी ई बन जाती है। बड़ी ई और बड़ी ई मिलती है तो भी बड़ी ई मिलती है। यानी ई का जैसे भी योग करेंगे, चाहे छोटी ई के साथ में करेंगे चाहे बड़ी ई के साथ में करेंगे, हमेशा बड़ी ई ही बनती है संधि में। यानी बड़ी ई की मात्रा आती है। ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ तो भी बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ तो भी ऊ बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ तो भी बड़ा ऊ। यानी यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा बन जाती है संधि होने पर, वैसे ही इनमें संधि होने पर बड़े ऊ की मात्रा बन जाती है। दीर्घ संधि के उदाहरण देखिए। जब अ के साथ अ की संधि होती तो परिणाम स्वरूप बनने वाला वर्ण आ होगा। अ प्लस अ बराबर आ। इसका उदाहरण देखिए। अधिक अंश, अब इसमें अधिक में लास्ट शब्द अ है और दूसरा शब्द भी अ है। दूसरे का पहला भी आ है, अंतिम भी आ है, और लेकिन अधिकांश में आ बन गया। ये ऐसी फटाफट मैं आपको बता देती हूँ। परम प्लस अर्थ परमार्थ, दाव प्लस अनल दावानल, रोम प्लस अवली रोमावली, अंध प्लस अनुगामी अंधानुगामी, स्व प्लस अनुभूति स्वानुभूति, न्यून प्लस अधिक न्यूनाधिक, काम प्लस ऐनी कामायनी, आ प्लस सावधान स प्लस अवधान सावधान, पद प्लस अर्थ पदार्थ। यानी अ के मेल से आ बनता है, आ और आ के मेल से भी आ बनता है। छोटी ई बड़ी ई इनको मेल आपस में, चाहे छोटी का ई का छोटी ई से कराओ, चाहे बड़ी ई का बड़ी ई से कराओ, चाहे छोटी ई भी छोटी ई से मिले, चाहे बड़ी ई बड़ी ई से मिले, हमेशा बड़ी ई की मात्रा बनती है। और वो छोटा ऊ और बड़ा ऊ जब मिलते हैं तो हमेशा बड़े ऊ की मात्रा बनती है। ये आप ध्यान रखिए। यानी दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसमें से जो बड़ा शब्द है उस बड़े की मात्रा लग जाती है। दीर्घ संधि के उदाहरण देखिए। अ के साथ आ की संधि। अब देखिए सारा वो का वो है, समझाए मैंने आपको बताया था। अ प्लस आ बनेगा तो मतलब सब बड़े हो जाते हैं। जैसे अ और आ में से बड़ा कौन है? आ। छोटी ई और बड़ी ई में से बड़ी कौन सी है? बड़ी ई। ऊ प्लस ऊ में से बड़ा कौन सा है? बड़ा ऊ, है ना। तो ये जो दीर्घ दीर्घ शब्द जो दीर्घ वर्ण बन जाते हैं ना, यही दीर्घ संधि है। तो देखिए कुशासन, विवाद पर, शाकाहारी, सत्याग्रह, भ्रष्टाचार, मरणासन, अनाक्रांत, फलाहार, रत्नाकर, रसाभास, प्राणायाम, ये भी ऐसे ही बने। अ प्लस आ से आ बन गया है। अब ये है आपके उदाहरण दीर्घ संधि के। आ प्लस आ से आ बन जाता है, मैंने आपको बताया ना। अ प्लस अ बनेगा तो भी आ होगा, आ प्लस आ होगा तो भी आ होगा। यानी दीर्घ शब्द, दीर्घ वर्ण जो होता है उसकी मात्रा पाई जाती है, दीर्घ वर्ण बन जाता है। जैसे कृपांशी, अब इसमें भी सब आ प्लस आ हो रहे हैं, है ना। भाषाबद, महाशय, वार्ता प्लस आलाप, वार्तालाप, चिकित्सा प्लस आलय, चिकित्सालय, आत्मा प्लस आनंद, आत्मानंद, दया प्लस आनंद, दयानंद, महा प्लस आनंद, महानंद, गदा प्लस आघात, गदाघात। अब है दीर्घ संधि के उदाहरण और देखिए। आ प्लस अ हो तो भी आ बन जाता है, मतलब बड़ा ही बनता है, बड़ा वर्ण ही बनता है, छोटा वर्ण नहीं बनता है, बड़े वर्ण की मात्रा लग जाती है। जैसे तथा प्लस अपी, अब इसमें बड़ा पहले आ है बाद में अ है तो भी ये आ बन गया है। द्वारिका, युवावस्था, दीक्षांत। अब है ई प्लस ई बराबर ई, यानी छोटी ई बड़ी ई से मिल गई तो बड़ी ई बन गई, यानी बड़ी ही बनती है। अभिप्सा, परीक्षा, प्रतीक्षा, गिरीश, कपीश और क्षितिज। जब अब यह है छोटी ई, बड़ी ई जब छोटी ई से मिलती है तो भी बड़ी ई बनती है। यानी महेंद्र, महतीच्छा, और बड़ी ई से मिलती है तो भी बड़ी ई बनती है। रजनीश, नारीश्वर, महिष। अब छोटे ऊ से मिलता है तो बड़ा ऊ बनता है। यानी हमेशा याद रखिए बड़ी मात्रा बन जाती है, बड़े वर्ण की मात्रा बन जाती है। कटुक्ति, लघुत्तम, उपदय, गुरुपदेश, भानोदय। और अभी एक है, जब ऊ के साथ ऊ की संधि होती है तो परिणाम स्वरूप ऊ बन जाता है। यानी छोटा ऊ जब बड़े ऊ से मिलता है तो
भी बड़ा ऊ की मात्रा लगती है। सिंदूर में, लगूर में, वधूर में, भूपरी, सरयू। अब इसमें ऊ चाहे छोटा आगे है, चाहे छोटा ऊ पीछे है, चाहे बड़ा ऊ आगे, चाहे बड़ा ऊ पीछे है, चाहे दोनों छोटे ऊ हैं, चाहे दोनों बड़े ऊ हैं, लेकिन संधि होने के बाद जहाँ पे शब्द बनेगा उसमें हमेशा बड़े ऊ की मात्रा ही लगेगी। अब है गुण संधि। गुण संधि के अंतर्गत दो अलग अलग उच्चारण स्थानों से उच्चारित होने वाले स्वरों के मध्य संधि होती है, यानी दो अलग अलग उच्चारण स्थानों से उच्चारित होने वाले स्वरों के मध्य संधि होती है, जिसके फलस्वरूप बनने वाला स्वर संधि करने वाला स्वरों से भिन्न होता है। गुण संधि के 3 नियम होते हैं। गुण संधि के अंतर्गत दो अलग अलग उच्चारण स्थानों से उच्चारित होने वाले स्वरों के मध्य संधि होती है। समझ में आया? जिसके फलस्वरूप बनने वाला स्वर संधि करने वाले स्वरों से भिन्न होता है। गुण संधि के 3 नियम होते हैं, जिनको आप याद कर लीजिएगा। एक बार फिर आपको बता दूं, संधि अच्छी तरह से पढ़िएगा, संधि अच्छी तरह से याद कीजिएगा। संधि को एक बार संधि याद हो गई तो आप उम्र भर कभी भी नहीं भूलेंगे। अब गुण संधि का पहला नियम है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ या आ हो तो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ई और ई हो जाता है। अब उसमें दीर्घ संधि में क्या था, सब बड़ा हो रहा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। वो तो संधि के फलस्वरूप बनने वाला वर्ण ए होगा और अ और ई के साथ में ए होगा, यानी तीसरा वर्ण बन जाता है। जो वर्ण मिलते हैं वो वर्ण नहीं बनता है, उससे आगे वाला वर्ण बन जाता है। जैसे स्व प्लस इच्छा। अब इसमें अंतिम वर्ण है अ, प्रथम वर्ण है ई, लेकिन न तो ई बना है न ये बन गया है। स्वेच्छा। गज प्लस इंद्र। अब अंतिम वर्ण अ है और प्रथम वर्ण ई है, लेकिन ए बन गया। परमेश्वर। इसमें प्रथम वर्ण अ है और अंतिम वर्ण ई है, लेकिन ए बन गया परमेश्वर। रमा प्लस इस रमेश। राका प्लस इस राकेश। दूसरा नियम देखिए कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ या आ हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण उ या बड़ा उ हो तो संधि के फलस्वरूप बनने वाले वर्ण ओ होता है, अर्थात अ आ प्लस ओ हो जाते हैं। समझ में आया? अ और आ जब छोटा ऊ और बड़े ऊ से मिलते हैं तो ओ बन जाता है ना। गुण से देखिए, ज्ञान प्लस उदय ज्ञानोदय, पुरुष प्लस उत्तम पुरुषोत्तम, महा प्लस उदय महोदय। यहाँ पे अ है, अंतिम वर्ण में अ और आ है और इसमें प्रथम वर्ण में ऊ है, लेकिन ये जब बन रहे हैं तो ओ बन गए। तीसरा नियम देखिए कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ या आ हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण री हो तो संधि के फलस्वरूप बनने वाले वर्ण अर होगा, है ना। पहला अ और आ है और दूसरा री है। अभी हमेशा ध्यान रखना कि पहला अ और आ है और दूसरा री है तो वह अर बन जाता है गुण संधि में। गुण संधि का तीसरा नियम है कि अ और आ री के साथ मिलता है तो अर बन जाता है। गुण संधि के उदाहरण देख लीजिए, जैसे सप्त ऋषि, महाऋषि, देव ऋषि। अब इसके सबके अंत, सप्त के अंत में अ है, महा के अंत में आ है, देव के अंत में व है और इनमें सब में पहला शब्द पहला वर्ण री है, लेकिन यह क्या बन गया, अर। सप्त ऋषि, महर्षि, देवर्षि, अर बन गया है ना। अब है यण संधि। जब ई छोटी बड़ी या छोटा ऊ बड़ा ऊ या री भिन्न भिन्न स्वरों के साथ में संधि करके क्रमशः य र व र बनाए तो उसे यण संधि कहते हैं, यानी य की लाइन में आने वाला य व र, है ना। यण संधि के 3 नियम होते हैं। पहला नियम यह है, देखिए स्वर जब इन व्यंजनों के साथ में मिलते हैं, स्वरों के साथ में मिलते हैं तो व्यंजन बनता है य व र, है ना। और य वाली लाइन के साथ बनता है, इसलिए यह हमेशा याद रखना, य वाली लाइन के साथ बनता है इसलिए यण संधि कहलाएगी। यदि ई या ई की संधि अपने सजातीय स्वर ई या बड़ी ई के अतिरिक्त किसी भी अन्य असमान स्वर से हो तो संधि के फलस्वरूप बनने वाला वर्ण यह होगा और संधि में प्रयुक्त अन्य समान स्वर की मात्रा यह के साथ जुड़ जाएगी। अब देखिए, यदि प्लस अपि, अब ई और अ द बन गया, यद्यपि। अति प्लस अधिक, अब ई है
छोटी ई है और यहाँ पे अ है, लेकिन यहाँ पे त्य बन गया अत्यधिक। इति प्लस आदि इत्यादि, अति प्लस आचार अत्याचार, न्यू नी प्लस ऊन न्यून हो गया। यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ की संधि अपने सजातीय स्वर छोटा ऊ या बड़ी ऊ के अतिरिक्त अन्य किसी असमान स्वर से हो तो संधि के फलस्वरूप बनने वाला वर्ण व होगा, और संधि में प्रयुक्त अन्य असमान स्वर की मात्रा व के साथ जुड़ जाएगी। देखिए यहाँ पे है अनु प्लस अय, यानी ये ऊ है, इसका अंतिम वर्ण क्या है ऊ, और इसका अंतिम वर्ण क्या है अ, लेकिन यह तीसरा वर्ण बन गया अन्वय। अब इसमें वह नहीं था लेकिन वह आ गया है। सु प्लस आगत, अब इसमें ऊ है, आ से मिल गया लेकिन वह बन गया स्वागत। वधु में छोटा बड़ी ऊ की मात्रा है, यहाँ पे आ है लेकिन यहाँ वा बन गया वद्यागमन। अनुएषण में अनु में छोटी ऊ की मात्रा है और यहाँ पे ए है लेकिन यह व बन गया अन्वेषण। और यण संधि का तीसरा नियम है कि यदि री की संधि किसी अन्य असमान स्वर से हो तो संधि के फलस्वरूप बनने वाला वर्ण र होगा, और संधि में प्रयुक्त अन्य असमान स्वर की मात्रा र के साथ जुड़ जाएगी। बड़ी री से होने वाली संधि संस्कृत में होती है, न कि हिंदी में। ये बात आप ध्यान रखना कि बड़ी री से होने वाली संधि संस्कृत में होती है, हिंदी में कभी भी नहीं होती है। यण संधि के उदाहरण देखिए, पितृ प्लस आ गया पित्र आ गया, मातृ प्लस इच्छा मातृचा, पितृ प्लस इच्छा पितृच्छा। ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये थोड़ा सा एक बार दिमाग स्थिर करके आराम से बैठ के शांत जगह पर बैठ के आराम से याद कीजिएगा, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। अब इसमें समझाऊँ तो क्या मैं आपको हमेशा ये जो नियम है वो नियम याद रखने हैं। वृद्ध संधि है, यदि अ या आ के साथ ए या ए की संधि होने पर बनने वाले वर्ण ए हो, या अ या आ के साथ ओ या ओ की संधि होने पर बनने वाला वर्ण औ हो तो वह वृद्धि संधि कहलाती है, यानी बड़ा बन जाता है ना, तो वृद्धि संधि कहलाती है। वृद्धि संधि के दो नियम है, जैसे 1 + 1 1। अब इसमें लास्ट में अ था, इसमें प्रथम ए है, लेकिन ये क्या बन गया कि औ की मात्रा ए की मात्रा 1 1 सदाएव सदैव, जल प्लस ओक जलोक, वन प्लस औषधि वनौषधि। अब है अयादि संधि, यदि ए ओ औ के साथ किसी भी वर्ण की संधि के फलस्वरूप होने वाला विकार क्रमशः आए आए ओ आ हो तो अयादि संधि हो जाता है। जैसे ने प्लस अयन नयन, नयिक प्लस अक नायक। अब यहाँ पे देखिए नए है और यहाँ पे अक है लेकिन ना बन गया है। ये भौ प्लस अन, यहाँ पे भो है लेकिन भव बन गया है। पौ प्लस इत्र, लेकिन यहाँ पे पवित्र बन गया है। बहु प्लस अक, तो यहाँ पे भा बन गया है, तो ये भावक हो गया। अब है व्यंजन संधि। जैसे स्वरों के मेल से स्वर संधि बनती है, वैसे ही व्यंजन का व्यंजन से और व्यंजन का स्वर के मिलने से व्यंजन संधि होती है। किसी व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण का मेल होता है, होने के फलस्वरूप होने वाले विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के उदाहरण देखिए, सदाचार सत प्लस आचार, अब्ज अप प्लस ज सन्नारी, सत प्लस नारी, अलंकार अलम प्लस कार, दिग्दर्शन दिक प्लस दर्शन, सदाचार सत प्लस आचार, वागीश्वर वाग प्लस ईश्वरी, और जगदीश जगत प्लस ईश्वर। यानी अंतिम वर्ण जो होता है व्यंजन होता है, व्यंजनों का प्रथम वर्ण व्यंजन हो और उसका व्यंजन या स्वर के साथ मेल हो जाए और व्यंजन बन जाए, विकारी शब्द व्यंजन बन जाए तो वह व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के अंतर्गत निम्नलिखित स्थितियों में से कोई एक स्थिति प्राप्त होती है। उसके नियम देखिए, स्वर वर्ण का व्यंजन वर्ण से मेल होता है, स्वर प्लस व्यंजन। व्यंजन वर्ण का स्वर व्यंजन से मेल होता है, व्यंजन प्लस स्वर।
व्यंजन वर्ण का व्यंजन वर्ण से मेल होता है व्यंजन प्लस व्यंजन, यानी स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस व्यंजन। मैंने आपको पहले ही बताया, इन सबको मिलने से ही व्यंजन बनता है वापस। व्यंजन संधि को विस्तार से समझने के लिए कुछ परिभाषाओं को समझना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम इन परिभाषाओं के बारे में आपको बता रहे हैं। आदेश संधि के दौरान किसी वर्ण को बदलकर उसके स्थान पर किसी अन्य वर्ण को लिख देने वाले की प्रक्रिया को आदेश कहते हैं। आदेश यानी संधि के दौरान किसी वर्ण को बदलकर उसके स्थान पर किसी अन्य वर्ण को लिख देने की प्रक्रिया को आदेश कहते हैं। और आगम किसे कहेंगे कि संधि के दौरान किसी अन्य वर्ण को प्रयुक्त करने या लिखने की प्रक्रिया को आगम कहते हैं। और लोप क्या होगा कि दो वर्णों की संधि के दौरान किसी वर्ण को हटा देने की प्रक्रिया को लोप कहते हैं। प्रकृति भाव क्या है कि यदि दो वर्णों की संधि के दौरान आदेश, आगम या लोप की स्थिति नहीं हो तो उसे प्रकृति भाव कहते हैं। प्रकृति भाव के उदाहरण विसर्ग संधि में देखने को मिलते हैं। अब व्यंजन संधि के नियम देखिए कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ किसी सघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण को छोड़कर बाकी सभी सघोष वर्ण का मेल हो तो यह प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में आदेश हो जाता है। इस नियम को तीसरे वर्ण की संधि कहते हैं। जैसे क, च, ट, त, प। किसी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर कौन सा है? क, य, र, ल, व, ह प्लस सभी स्वर वर्ग के तीसरे वर्ग वर्ण में बदलते हैं। व्यंजन संधि के उदाहरण देखिए। सदा आचार, सदाचार, सत्य प्लस आचार, अजंत, अच प्लस अंत, अशब्द, अप प्लस शब्द, माफ कीजिएगा, अप प्लस द, अब जो है अप प्लस ज। आपको फिर एक बार बता दें कि आपको यह ध्यान लगाकर पढ़ना होगा। आप इसको पढ़िएगा ध्यान लगा के, एक तरफ बैठ के आराम से पढ़िएगा, आपको संध्या याद हो जाएगी। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ किसी वर्ग के पांचवें वर्ण का मेल हो तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में आदेश हो जाता है। इस नियम को पांचवें वर्ण की संधि का नियम या अनुनासिक संधि कहते हैं। अर्थात क, च, ट, त, प प्लस वर्ग का पांचवा वर्ण वर्ग के पांचवें वर्ग में बदल जाता है। जैसे सन्मार्ग, सत प्लस मार्ग, सन्नारी, सत प्लस नारी, दिग्नाग, दिक् प्लस नाग, उन्नति, उत प्लस नति, साढ़मुख, प्राणमुख यानी प्राग प्लस मुख। तीसरा नियम है कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ग के साथ ह वर्ण का मेल हो तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में आदेश हो जाता है। अतः ह वर्ण के स्थान पर प्रयुक्त प्रथम वर्ण के वर्ग का चौथा वर्ण आदेश हो जाता है। ये भी नोट ध्यान रखिए कि ह के स्थान पर वर्ग के चौथे वर्ण का उपयोग करने के बजाय ह का प्रयोग भी किया जाता है। उपरोक्त दोनों स्थितियां सही होगी। व्यंजन संधि के उदाहरण देखिए। वाक, हरि, वागरी, अचहीन, अजीन, सटहार, सड़ार, पत, पहति, पदति, अपहरण, अपभरण या अपहरण भी हो सकता है। शीत, हांत, सिद्धांत या सिद्धांत हो सकता है। चौथा नियम देखिए कि यदि वर्ग के चतुर्थ वर्ण के साथ उसी वर्ग के तृतीय या चतुर्थ वर्ण का मेल हो तो वर्ग का चतुर्थ वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। जैसे कग प्लस गज, कंगज, युद्ध प्लस ध, युद्ध, बुद्ध प्लस ध, बुद्ध। यदि द वर्ण से पहले मूर्धन्य स्वर री हो तो द वर्ण के स्थान पर न आदेश हो जाता है। री प्लस द, ऋण। अब इसमें देखिए री प्लस द, री प्लस न। इनके व्यंजन के उदाहरण देखिए। मणमय मृदमय हो गया, मणमय मृदमय हो गया, मृण मूर्ति मृद मूर्ति हो गया। यदि स्वर रहित म वर्ण का मेल क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग या प वर्ग में से किसी भी
वर्ण से हो तो स्वर रहित म के स्थान पर उस वर्ग का अंतिम वर्ण आदेश होगा। यानी ये लाइन क की लाइन है, च की लाइन है, ट की लाइन है, त की लाइन है या प की लाइन है तो आदेश वर्ण हो जाएगा। आदेश वर्ण हुए उस पांचवें वर्ण को अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। संस्कृत में इसे अनुस्वार संधि या परसक संधि के नाम से जाना जाता है। अर्थात म प्लस क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग अनुस्वार या प्रयुक्त वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण। जैसे देखिए उदाहरण, सम प्लस कर संकर, सम प्लस कर संकर, सम प्लस चय संचय, दम प्लस दंड, कम प्लस पन कंपन। सातवां नियम देखिए कि यदि हलंत म के साथ अत्यस्त अतःस्थ व्यंजन या ऊष्मीय व्यंजन का मेल हो तो हलंत म के स्थान पर अनुस्वार आदेश होता है। अर्थात यह हलंत लगा होता है वहाँ अनुस्वार बन जाता है, नाक से बोलने वाला अनुसार। म प्लस य र ल व स स ह बराबर म के स्थान पर अनुस्वार आ जाता है। सम प्लस रचना संरचना, स्वयं प्लस वर स्वयंवर, सम प्लस योग संयोग, सम प्लस वाद संवाद, सम प्लस संशय, सम प्लस संसार। समझ में आया आपको? आठवां नियम है कि यदि सम उपसर्ग के साथ बाद क्र धातु से बना शब्द कृत, कृति, कृता, कार, करण इत्यादि आए तो हलंत म अनुस्वार में आदेश हो जाएगा। कृत धातु शब्द से पहले दंत्य स का आगम होगा। अर्थात सम उपसर्ग प्लस क्र धातु से बना शब्द तो अनुस्वार प्लस स प्लस क्र धातु से बना शब्द बन जाएगा। देखिए उदाहरण, सम प्लस कार संस्कार, सम प्लस करण संस्करण, सम प्लस कृत संस्कृत, सम प्लस कृति संस्कृति, सम प्लस कृता संस्कृता। समझ में आया आपको? यदि परि उपसर्ग के बाद क्र धातु से बना कोई शब्द कृत, कृति, कृता, कार, करण इत्यादि आए तो परि उपसर्ग क्र धातु से बने शब्द के मध्य से मूर्धन्य स का आगम होता है। देखिए परि उपसर्ग प्लस क्र धातु से बना शब्द बराबर परि प्लस स प्लस क्र धातु से बना हुआ शब्द। उदाहरण देख लीजिए आप, परि प्लस कार परिष्कार, यहाँ पे स बन गया, परि प्लस कृत परिष्कृत, परि प्लस करण परिष्करण, परि प्लस कर्ता परिष्कर्ता, परि प्लस कृत परिष्कृत। व्यंजन संधि का नियम देखिए कि उपसर्ग से संबंधित विशेष नियम है कि यदि किसी उपसर्ग का अंतिम वर्ण स्वर रहित हो तो यह वर्ण किसी स्वर से मेल करे तो वह संधि नहीं होगी बल्कि संयोग होगा। यह आपको शुरू में ही बताया था कि जैसे सम प्लस आचार समाचार, निर प्लस उपाय निरुपाय, निर प्लस उत्तर निरुत्तर। अब 10वां नियम देखिए कि यदि त या द वर्ण के साथ च या छ वर्ण का मेल हो तो त या द वर्ण के स्थान पर च वर्ण होगा। जैसे त और द प्लस च और छ तो च बन जाता है। उदाहरण, सत्य चरित्र तो सचरित्र बन जाएगा, सत्यचित सचित बन जाएगा, उद प्लस चारण उच्चारण बन जाएगा, सत्य प्लस चेष्टा वो सच्चेष्टा बन जाएगा, सत्य प्लस चित प्लस आनंद तो सच्चिदानंद बन जाएगा। समझे? 11वां नियम है कि यदि त या द वर्ण के साथ झ या ज वर्ण का मेल हो तो त या द के वर्ण के स्थान पर ज वर्ण आदेश होता है। अर्थात त द प्लस ज झ तो झ हो जाता है। उदाहरण जैसे सत्यजन सज्जन, उज्ज्वल उज्ज्वल, महत प्लस ज्ञान मज्जान मज्ञान, महत प्लस जंकार मंजकार, यावत प्लस जीवन यावत जीवन। यदि त या द के वर्ण के साथ ट या ठ वर्ण का मेल हो तो त या द वर्ण के स्थान पर ट वर्ण होता है। जैसे देखिए त और द तो प्लस ठ और ठ तो त बन जाता है। जैसे तद टीका तटिका, व्रत प्लस टीका व्रत टीका,
यदि त या द वर्ण के साथ ड या ढ वर्ण का मेल हो तो त या द वर्ण के स्थान पर वर्ण आदेश होगा त और द प्लस ड और ढ तो ड़। उदाहरण उद्डयन तो क्या हो गया उड्डयन। भवत प्लस डमरू तो बहुत डमरू। यदि त या द वर्ण के साथ ल वर्ण का मेल हो तो त या द वर्ण के स्थान पर ल वर्ण आदेश होता है। त और द प्लस ल बराबर ल। उत प्लस लेख उल्लेख, उत प्लस लास उल्लास, तद प्लस लीन तल्लीन, तद प्लस लय तल्लय, उत प्लस लगन उद्लगन उल्लंघन। यदि त या द वर्ण के साथ स वर्ण का मेल हो तो त या द वर्ण के स्थान पर च वर्ण तथा स वर्ण के स्थान पर छ वर्ण का आदेश होगा। अतः देखिए त और द प्लस स बराबर च प्लस छ बन जाता है। जैसे उत्शिष्ट उच्छिष्ट, उत प्लस संकलन उच्छ्खलन, सत प्लस शास्त्र सच्छास्त्र, तद प्लस शिव तस्यु, तत् सत प्लस शासन शासन। 16वां नियम देखिए कि यदि किसी भी स्वर के साथ छ वर्ण का मेल हो तो स्वर एवं छ वर्ण के मध्य च वर्ण का आगम हो जाता है। अर्थात कोई भी स्वर प्लस छ, कोई भी स्वर प्लस च प्लस छ। उदाहरण के लिए देखिए आच्छादन तो आच्छादन, प्रति प्लस छवि तो प्रतिच्छवि, अनु प्लस छेद तो अनुच्छेद, परि प्लस छेद तो परिच्छेद, छत्र प्लस छाया तो छत्रछाया। 17वां नियम देखिए कि यदि अ या आ के अतिरिक्त किसी भी स्वर के साथ स वर्ण का मेल हो तो स वर्ण स में बदल जाता है। जैसे अभिषेक अभिषेक, निषद विषम विषम, निसंग निसंग, निष्ठुर निष्ठुर। यदि स वर्ण के साथ त थ न वर्ण का मेल हो तो दंत्य वर्ण क्रमशः त ठ ण में बदल जाता है। जैसे आकृष्ट आकष्ट, ईश प्लस त इष्ट, निश प्लस था निष्ठा, कृष प्लस न कृष्ण, विष प्लस नु विष्णु। 19वां नियम देखिए कि यदि उद उपसर्ग के साथ दंत्य स का मेल हो तो उद के साथ में उद का आदेश हो जाता है तथा दंत्य स का लोप हो जाता है। अर्थात उत उपसर्ग प्लस दंत्य स उत्सर्ग उद उपसर्ग। उदाहरण उद प्लस स्थान उदस्थान, उद प्लस स्थापना उत्स्थापना। यदि किसी शब्द में न वर्ण हो और न वर्ण से पहले री या र ल स हो तो न वर्ण के स्थान पर न आदेश हो जाता है। इसे न वर्ण मूर्धवीकरण होता है। ऋण री प्लस न ऋण, परिणाम परिणाम, पूर्ण प्लस न पूर्ण। देख लीजिए और बाकी के। 21वां देखिए कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण न हो और उसके बाद कोई भी शब्द हो तो न वर्ण का लोप हो जाता है जाएगा। अर्थात प्रथम का अंतिम वर्ण न प्लस कोई भी वर्ण प्लस न वर्ण का लोप, युवन युवावस्था। बाकी क्या पढ़ लीजिए। यदि निर उपसर्ग के साथ र वर्ण का मेल हो तो निर उपसर्ग का नि दीर्घादेश होकर नि तथा निर उपदेश के र वर्ण का लोप हो जाता है। अर्थात निर प्लस र नीर। उदाहरण के लिए निर्रस नीरस। 23वां नियम देखिए कि यदि दूर उपसर्ग के साथ र वर्ण का मेल हो तो दूर उपसर्ग का दू दीर्घादेश होकर दू दूर तथा दूर उपसर्ग का र वर्ण का लोप हो जाता है। दूर उपसर्ग प्लस र बराबर दूर। उदाहरण दूर प्लस रस दू रस। अब विसर्ग संधि, विसर्ग जो पीछे जो दो बिंदियां लगती है ना वही विसर्ग होती है, उनकी संधि ही विसर्ग संधि है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्णों का मेल होने पर होने वाले विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि में विसर्ग का मेल वर्णों से होता है। विसर्ग संधि में विसर्ग से मेल पहले हमेशा स्वर ही होता है, न कि स्वर रहित व्यंजन। इसके पहला नियम देखिए आप।
यदि विसर्ग के साथ च, छ या स तालव्य अघोष वर्ण में से किसी का मेल हो तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य स होगा, अर्थात स्वर प्लस विसर्ग प्लस च, छ, स बराबर स्वर प्लस स प्लस च, छ, स। विसर्ग संधि के उदाहरण आप इसमें देख लीजिएगा। दूसरा है, यदि विसर्ग के साथ ट, ठ या स मूर्धन्य अघोष वर्ण में से किसी का मेल हो तो विसर्ग के साथ स्थान का मूर्धन्य स आदेश होगा। इसका देखिए, स्वर प्लस विसर्ग प्लस ट, ठ, स, तो स्वर प्लस स प्लस ट, ठ, स। ये उदाहरण देख लीजिएगा आप इसमें। यदि विसर्ग के साथ त, थ और स दंत अघोष वर्ण में से किसी का मेल हो तो विसर्ग के स्थान पर दंत्य स आदेश होगा। जैसे ये देखिए नियम या उसका सूत्र देखिए, स्वर प्लस विसर्ग प्लस त, थ, स बराबर स्वर प्लस स प्लस त, थ, स। विसर्ग संधि के उदाहरण नमः प्लस ते नमस्ते, अंत प्लस स्थल अंत स्थल। यदि विसर्ग से पहले अ या आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो अर्थात विसर्ग का मेल क, प, प, फ में से किसी वर्ण में हो रहा हो तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स आदेश होगा, अर्थात अ या आ के अतिरिक्त कोई स्वर प्लस विसर्ग प्लस क, ख, प और फ बराबर स्वर प्लस स प्लस क, ख, प और फ। उदाहरण देखिए, बही प्लस कार बहिष्कार, बही प्लस कृत बहिष्कृत। वाक्य के आप पढ़ लीजिएगा। विसर्ग संधि का पांचवा नियम देखिए कि यदि विसर्ग से पहले अ या आ वर्ण हो यथा विसर्ग का मेल क, ख, प, फ में से किसी भी एक वर्ण से हो तो प्रकृति भाव की संधि होती है, अर्थात दोनों पदों को ज्यों का त्यों जोड़ देते हैं। अ प्लस आ प्लस विसर्ग प्लस क, ख, प, फ बराबर अ प्लस आ प्लस विसर्ग प्लस क, ख, प और फ। विसर्ग संधि के उदाहरण देखिए, प्रातः काल प्रातः प्लस प्रातः प्लस काल प्रातः काल, मनः प्लस कामना मनः कामना, मनः प्लस प्रसाद मनः प्रसाद, प्रय प्लस पान प्रय पान, अद प्लस पतन अद प्लस। यहाँ पे विसर्ग आपको पहले में संधि में भी मिलेंगे और इसमें भी मिलेंगे, जो शब्द बनाए हैं उसमें भी मिलेंगे। ये तो थी आपके संधि। दोस्तों, आपको संधि समझ में आई या नहीं आई? नहीं भी आएगी संधि, आपको संधि समझना बड़ा मुश्किल है, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, इसमें हमने जो वीडियो बताया है इस वीडियो में लिखे हुए ये जो नियम है इन नियमों को आप अपनी कॉपी में लिखिएगा और उस कॉपी से उदाहरण बनाइएगा। जब तक आप उदाहरण नहीं बनाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। जो ये नियम है हर संधि में यह नियम है, यह नियम आप अपनी कॉपी में रफ कॉपी में लिखिएगा, फिर उसके नीचे उदाहरण बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें एक बार आपको समझ में आ गया तो आपके दिमाग में अमिट छाप छोड़ के जाएगा, जो कभी भी भूलेंगे नहीं आपको, आप कभी भी इसको भूलेंगे नहीं। तो ये थी आपके लिए संधि। अगर हमसे कोई गलती हो गई तो माफ़ करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.